हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जनरल प्रिंसिपल पढ़ लिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई। इसके बाद हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोर का एटॉमिक मॉडल। तो फ्रेंड, बोर का एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रख पाए। साथ ही साथ फ्रेंड, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक 30 सेकेंड की स्लाइड दिखाऊंगी, जिसमें बोर के एटॉमिक मॉडल के जो मेन पॉइंट्स थे वो होंगे, जिन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं बोर्स का एटॉमिक मॉडल। तो फ्रेंड, बोर ने सबसे पहले क्या कहा कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये उसका न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय मार्ग में, इस तरह से वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। इन वृत्तीय मार्ग की जो वैल्यू है, मान है, उसे हम प्रदर्शित करते हैं n से, और इसका मान होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी कि पहला जो मार्ग है वो 1 कहलाएगा, दूसरा 2, तीसरा 3 और 4। ये किसकी वैल्यू है? इनकी n की वैल्यू है। और यदि इनका नाम दिया जाए तो इनका नाम जो है वो K, L, M, N, O इसी तरह से आगे है। यानी इसका नाम क्या होगा? K होगा, इसका नाम क्या होगा? L होगा, इसका नाम क्या होगा? M होगा, और इसका नाम होगा N। इसी तरह से O होगा, P होगा, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो वृत्तीय मार्ग है, इन प्रत्येक वृत्तीय मार्ग में कुछ ऊर्जा होती है, कुछ निश्चित ऊर्जा या एनर्जी होती है। इसलिए इन वृत्तीय मार्गों को एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर या कक्षा या ऑर्बिट उन्होंने कहा। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इन वृत्तीय मार्ग में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ना ही ऊर्जा अवशोषित करते हैं। मतलब ऊर्जा का कोई भी स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने ये बोला, ये न्यूक्लियस के पास वाली कक्षा की ऊर्जा कम, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऊर्जा इनकी बढ़ती जाएगी। अब उनने तीसरी बात ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन वृत्तीय मार्ग में एक निश्चित कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम से गति करते रहते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणित वेग गुणित रेडियस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कोणीय संवेग से गति करते रहते हैं। अब अगली बात उन्होंने बोली कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, ये जो कोणीय संवेग है mvr, ये होता है nh/2π, या इसका कोई सरल गुणक होता है। यानी कि पहली कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसके कोणीय संवेग mvr का मान कितना हो जाएगा? n का मान 1 है गुणित h/2π, यानी कि हो जाएगा h/2π। किसके लिए? पहली कक्षा के लिए। दूसरी कक्षा के लिए mvr क्या हो जाएगा? 2h/2π, 2 कैंसिल हो गया, h/π हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे की कक्षाओं का कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? nh/2π होता है। अगली बात उन्होंने ये बोली कि इलेक्ट्रॉन केवल अपनी ऊर्जा के अनुरूप कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इनमें भी कुछ ऊर्जा है और इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ ऊर्जा है। यदि दोनों की ऊर्जा एक बराबर है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाएगा। सपोज कीजिए, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूं, इस कक्षा की ऊर्जा है 10 किलो
कैलोरी, सपोज कीजिए इतनी होती नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, 10 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर केवल वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे जिनकी ऊर्जा कितनी होगी, 10 किलो कैलोरी होगी। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें ऊर्जा उनके अनुरूप होती है। अब अगली बात उन्होंने क्या बोली, अगली बात ये बोला कि यदि हम एटम को गर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके ये क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होकर ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे, अपने से ज्यादा एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे। यहां ये पहुंचकर 10 की घात ऋण 8 सेकेंड रुकते हैं। कितने सेकेंड रुकते हैं, 10 की घात ऋण 8 सेकेंड रुकते हैं और ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। उत्सर्जित करके ये वापस अपनी ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, 1 बाय 1 पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये जो ऊर्जा स्तर में जब पहुंचते हैं तो क्या होता है, हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो फ्रेंड ये थी बोर के परमाणु मॉडल की मेन पॉइंट्स। इसमें हमने क्या क्या देखा सबसे पहली बात हमने देखा कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं में कुछ निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इनको अपन एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। इन कक्षाओं का मान कितना होता है, एन, इसको प्रदर्शित करते हैं एन से। इसका मान होता है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से और भी आगे। और इनका नाम हम दे सकते हैं KLMNO। इसके बाद दूसरी बात हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस के पास वाली कक्षा की ऊर्जा कम और दूर वाली कक्षा की ऊर्जा अधिक होती है, यानी न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी कक्षाओं की ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तीसरी बात हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन इन वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कोणीय संवेग से। कोणीय संवेग कितना होता है, MVR। और अगली बात हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग MVR का मान NH/2π या उसका सरल गुणक होता है। तो इस फॉर्मूले के से हम प्रत्येक कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान निकाल सकते हैं। अगली बात हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जहां की ऊर्जा उनकी ऊर्जा के अनुरूप होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और कक्षा की ऊर्जा यदि एक बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाएगा। और लास्ट बात हमने क्या देखी कि जब एटम को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। वहां 10⁻⁻8 सेकेंड रुकते हैं, 10 की घात ऋण 8 सेकेंड रुकते हैं और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करके अपने एनर्जी लेवल में वापस आ जाते हैं, जिससे हमें परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो फ्रेंड ये है बोर का परमाणु मॉडल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरी स्लाइड्स का, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यदि फ्रेंड आप लोगों को बोर का परमाणु मॉडल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और समझ में आया तो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।